हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज के इस वीडियो में हम स्वस्थ वित्त एवं योगा के पेपर 1 के चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम सब जानते हैं इस चैप्टर का नाम दिनचर्या है और इसको मॉडर्न में हम हेल्दी लाइफस्टाइल से बताते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम जानते हैं हमने स्वस्थ वृत्त के चैप्टर नंबर 1 जो कि पेपर 1 में आता है स्वस्थ एंड स्वास्थ्य, उसको अच्छे से एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया था। उसके फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन सबको डिटेल में स्टडी किया था। ठीक उसी तरह अगर हम प्रॉपर रिवीजन से इस चैप्टर को कवर करेंगे तो इस सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को हम एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो दिनचर्या से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं और दिनचर्या के 80% टॉपिक्स बहुत जनरलाइज्ड हैं, जिनमें हमें ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं पड़ती। हमें इजीली समझ में आ जाती हैं चीजें, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंस देना है वो है इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज। जो टर्म्स, जो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स को पेपर में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इस नोट्स में उस हर पॉइंट को डिटेल में कवर किया गया है और इन नोट्स को आप आयुर्वेद स्टडीज के ऐप से अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो अगर दिनचर्या के चैप्टर को पर्टेन करें तो ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें से सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। इसके बाद इसको कवर करके हम इंपॉर्टेंस ऑफ आहार एंड विहार को देखेंगे, नियत काल विहार और अनियत काल विहार को देखेंगे। इसके बाद हम ब्रह्म मुहूर्त के कॉन्सेप्ट को आज स्टडी करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में जनरली आ जाता है। यहाँ पे आप एक स्टार मार्क डाल सकते हैं अपने नोट्स में। उष्ण जलपान, मल त्याग, मुख प्रक्षालन, जिसको हम मॉडर्न में फेस वॉश भी बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हम कॉन्सेप्ट ऑफ दंत धावन को स्टडी करेंगे जो कि है मॉडर्न डे ब्रशिंग टेक्निक्स। इसके बाद हम जिह्वा निलेखन पढ़ेंगे जो कि है टूल्स यूज्ड इन टुडेज एरा एंड देयर बेनिफिट्स ऑफ टंग क्लीनिंग। इसके बाद हम अंजन, कवल, गंडूश, अभ्यंग, तांबुल, प्रायोगिक धूमपान, इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे। इन सबको कवर करने के बाद हम इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको स्मोकिंग भी स्टडी करेंगे, जहां पे हम उसके बेनिफिट्स ऑफ एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को देखेंगे। इसके बाद हम सर्वांग अभ्यंग, पाद अभ्यंग, शिरो अभ्यंग, उसके पॉसिबल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। इन सब को कवर करने के बाद हम अभ्यंग को, डिफरेंट स्नेह और ऑयल्स को, जो हम घृत, तेल, वसा, मज्जा आयुर्वेद में पढ़ते हैं, उसको स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ व्यायाम को स्टडी करेंगे। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम इसमें अर्ध शक्ति लक्षण और व्यायाम के, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किसको व्यायाम करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इन सब को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम उद्वर्तन, उत्सादन, उद्घर्षण को स्टडी करेंगे। स्नान के टॉपिक को भी हम अच्छे से देखेंगे, अनुलेपन को, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेजेंट डे एप्लीकेशंस लाइक फेस पाउडर, फेस पैक, बाम, लोशंस, लिपस्टिक्स, डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स को भी देखेंगे। एंड लास्ट में हम चैप्टर को एंड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर क्लोथिंग, जिसको हम आयुर्वेद में वस्त्र धारण इन सोशल लाइफ बोलते हैं। इन सारे ही टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आप ध्यान से सुनते जाइए, मार्क करते जाइए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे भी डिटेल में देखते जाइए। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर से बिल्कुल पॉसिबिलिटी है एमसीक्यू, एक एक मार्क के क्वेश्चंस की आने की। 5 मार्क के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स में देखें तो यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इसका मतलब ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स की तरह प्रिपेयर करना है। मतलब हर एक टॉपिक में आपको इतना कंटेंट पता होना चाहिए कि आप 5 मार्क का उसमें से लिख कर आ सकें। इसी के साथ बिना किसी डिले के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है दिनचर्या का। अगर हम दिनचर्या के डेफिनेशन को देखें तो दिने दिनचर्या अर्थात प्रतिदिन की जाने वाली दिन की गतिविधियों को हम दिनचर्या कहते हैं। हम अपनी एवरीडे लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इन्हीं सब प्रक्रियाओं को, इन्हीं सब गतिविधियों को हम दिनचर्या कहते हैं। तो दिने दिनचर्या अर्थात प्रतिदिन की जाने वाली दिन की गतिविधियों को हम दिनचर्या कहते हैं।
अगर इसके बाद हम दिनचर्या की परिभाषा देखें, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिनचर्या, तो हमें ये पता चलता है कि सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान के 24th चैप्टर के 3rd श्लोक में इसका डेफिनेशन बताया गया, जहां से बताया गया कि उत्थायोत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यमिच्छता धीमता यदुनुष्ठेयम तत्सर्वम संप्रवक्ष्यते। इस डेफिनेशन को दिनचर्या के अंतर्गत बताया गया, जो कि बताता है कि जो व्यक्ति आरोग्य की इच्छा करता है, जिसको स्वस्थ रहने का मन है, उसे प्रातः काल जागकर जो नियम पूर्वक क्रियाएं करनी चाहिए वह सब दिनचर्या कहलाती हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में जनरली नहीं पूछी जाती, लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे जनरली ये सारी डेफिनेशंस पूछ लेता है कि चलो दिनचर्या की डेफिनेशन बताओ, तो आप या तो सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के उत्थायोत्थाय सततम स्वस्थ आरोग्यम इच्छिता ये वाली डेफिनेशन बता सकते हैं, या तो फिर इसकी अगली डेफिनेशन जो कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 2nd चैप्टर में दी। ये हम फर्स्ट ईयर में हम ऑलरेडी अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान को पढ़ चुके हैं, वहां पे हम दिनचर्या पूरे चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं, जहां पे हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, जहां हमें पढ़ा था दिने दिने चर्या दिनचर्या दिनस्य वा चर्या दिनचर्या चरणम चर्या उभय अलोक हितम आहार विहार चेष्टम इति यावत प्रतिदिने यत कर्तव्यम। इस डेफिनेशन में हमें पता चलता है कि प्रतिदिन मतलब दिने दिने चर्या की जाने वाली गतिविधियां, दिनचर्या वह आचरण है जो प्रतिदिन किया जाता है, जिसमें आहार विहार और चेष्टा सम्मिलित है, और वह इस लोक तथा परलोक दोनों के लिए बहुत ज्यादा हितकारी है। तो हमने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस को स्टडी की, जिसमें से हमारे पास पहली डेफिनेशन सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान की थी, और उसके बाद हमारे पास दूसरी डेफिनेशन अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान की थी। इस पे ये डेफिनेशन पे सर्वांग सुंदरी टीका को इस तरीके से यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितनी डेफिनेशंस हो गई? 2 डेफिनेशंस हो गई। अगर हम नॉर्मली लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो हमें पता चलता है कि हर दिन करे जाने वाली प्रक्रिया या हर दिन किए जाने वाली गतिविधियां ही दिनचर्या कहलाती है। बिना किसी डिले के हम आगे बढ़ते हैं, जहां हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व। दैट इज एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग दिनचर्या। आयुर्वेद के 2 प्रमुख प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, जहां पे इस वर्ड का मीनिंग हमें पहले से ही पता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और आतुर व्यक्तियों के विकारों को शांत करना ही आयुर्वेद के 2 मुख्य प्रयोजन हैं। इन दोनों प्रयोजनों की पूर्ति स्वस्थ वृत्त से होती है और दिनचर्या उसका आहार स्तंभ है। मतलब समझ गए? अगर हमें किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, मतलब आयुर्वेद के अनुसार अगर उसका प्रयोजन देखा जाए, तो हमें आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बताया गया है शुरू से ही, कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा कर लो और जो रोगी के विकार हैं उनको शमन कर लो। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है, किसके अकॉर्डिंग? चरक सूत्र 30 के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने बताया कि अगर इस प्रयोजन को हमें पाना है, अगर इसे हासिल करना है, तो उसके लिए हमें स्वस्थ व्रत का पालन करना पड़ेगा, और अगर हम स्वस्थ व्रत का पालन करेंगे तो उसका आधार स्तंभ क्या है? दिनचर्या है। तो यहीं से हमें पता चलता है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग दिनचर्या। अगर हम दिनचर्या पढ़ेंगे तो हम स्वस्थ वृत्त को समझ पाएंगे, और अगर हम स्वस्थ वृत्त को समझ लेंगे तो हम आयुर्वेद के 2 मुख्य प्रयोजनों को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, दिनचर्या पालन से प्राइमोडियल एवं प्राइमरी प्रिवेंशन संभव है, जो कि हम पीएसएम यानी कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स दैट आर डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन ओबेसिटी की प्रारंभिक अवस्था में भी नियंत्रण यहाँ से पाया जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आहार विहार व्यायाम अभ्यंग स्नान आदि से शरीर व मन संतुलित रहता है। दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज को स्टडी करें, एक और पॉइंट को इसी में स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें और क्या चीज पाई जाती है? मानसिक स्थिरता व संयम।
नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषवसक्तः धाता समा सत्यपरः क्षमावान आप्तोप सेवी च भवति रोगा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4th चैप्टर 36 श्लोक। जो व्यक्ति नित्य हित आहार विहार करता है, विषयों में आसक्त नहीं होता, दानी सत्यप्रिय क्षमाशील होता है, वह सदैव निरोग रहता है। अगर हम ठीक प्रकार से आहार विहार का सेवन करेंगे, सारे विषयों में सख्त होंगे, दानी सत्यप्रिय क्षमशील मतलब काइंड नेचर होगा, सबका हेल्पिंग नेचर होगा, तो हमें सदैव ही निरोग अवस्था प्राप्त होगी। अगर हम आगे बढ़े, तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास टॉपिक नंबर 1 इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो कि क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोडियल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन अलोंग विद एग्जांपल्स इन आयुर्वेदा। ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोडियल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इंटरवेंशन को श्लोक के संदर्भ में देखें, तो यहाँ पे आता है क्रियाकाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, जो कि कौन सा है, संचय च प्रकृतिम। ये क्रियाकाल का श्लोक ना होके सुश्रुत संहिता का श्लोक है 21st चैप्टर का, जो कि हमें क्या बताता है, संचयम च प्रकृतिम च प्राय स्थान संशय व्यक्तिम भेदा च या व्यक्ति दोषा नाम स भवेद विशज्ञ। क्रियाकाल की अवस्थाओं का यहाँ पे निर्धारण किया गया है। जो व्यक्ति दोषों की उत्पत्ति, संचय, स्थान, प्रकृति, कारण व विकृति को जानता है, वही श्रेष्ठ चिकित्सक है। इनडायरेक्टली यहाँ पे क्रियाकाल के श्लोक का मेंशन किया गया है। अगर कोई बोले कि ये क्रियाकाल का श्लोक है, तो नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर जो व्यक्ति क्रियाकाल की इन अवस्थाओं का ठीक पालन से इनकी विकृति प्रकृति को जान लेता है, तो वही श्रेष्ठ चिकित्सक कहलाता है। इसी सिद्धांत पर रोग की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन आधारित है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम क्रियाकाल के इन स्टेजेस को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो इसी के आधार पे हम रोगों का प्रिवेंशन यानी कि उसको रोकथाम कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले आए, जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का, विच इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन और द प्राथमिक पूर्व रोकथाम, कि हम सबसे पहले सबसे जीरो लेवल पे हम कैसे किसी डिजीज को रोक सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे फ्लो चार्ट बना बना के अपने आंसर को बहुत इफेक्टिवली पेपर में प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे नंबर्स पा सकते हैं। अगर हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन की परिभाषा को देखें, तो यह बताता है कि यह पुरानी बीमारियों की रोकथाम की एक नई संकल्पना है। इसमें रोगजनक कारणों के विकास को ही रोकना प्राथमिक उद्देश्य है। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताएं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, तो वी सी दैट रिस्क फैक्टर्स जैसे अस्वस्थकर जीवन शैली के उद्भव से पहले ही रोकथाम, बच्चों को हानिकारक जीवन शैली, जंक फूड, गलत दिनचर्या आदि अपनाने से रोकना, मुख्य हस्तक्षेप दैट इज मास एजुकेशन करना। अगर हम आयुर्वेदिक उदाहरण देखें, तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का अच्छे से पालन करना, और रोग उदाहरण के तौर पे देखें तो मधुमेह, मोटापा जैसे रोगों का आरंभ होने से पहले ही जीवन शैली सुधार कर रोका जा सकता। मतलब एक पूरे एक डिजीज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। मतलब कोई हेल्दी इंसान है जिसको अभी तक कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो ठीक प्रकार से दिनचर्या का पालन करे, ऋतुचर्या का पालन करे, रात्रिचर्या का पालन करे, तो उससे क्या होगा, उसे कभी कोई डिजीज होगा ही नहीं। और यही हमारा कहलाता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें क्या आता है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या। अगर हम मॉडर्न में देखें, तो लोगों को मास एजुकेशन करना कि भाई ये चीज हेल्दी है, ये चीज हेल्दी नहीं है, बच्चों को जंक फूड खाने से रोकना, गलत दिनचर्या करने से रोकना, ये सब अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमें आगे चल के कोई डिजीज होगी ही नहीं। अब इसके थोड़े नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, जो कि क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसको कि हम प्राथमिक रोकथाम भी बोलते हैं। अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो वो बताते हैं कि एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर अकर। अगर हम इसके मुख्य लक्षण को देखें, कि रोग के उत्पन्न होने से पूर्व कारणों को हटाना या नियंत्रित करना ही प्राइमरी प्रिवेंशन है। कोई भी डिजीज में मान लो प्राइमोडियल प्रिवेंशन नहीं किया गया, ठीक है, तुमने दिनचर्या, ऋतुचर्या ठीक से पालन नहीं की, तो क्या होगा, डिजीज थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये उसकी संप्राप्ति है, ये उसकी पैथोजेनेसिस है, तो वो उससे पहली वाली स्टेज, दैट इज द प्री पैथोजेनेसिस स्टेज तक पहुंच जाएगी।
अगर इस प्री पैथोजेनेसिस स्टेज पे तुम्हें इस डिजीज को रोकना है, यहाँ पे उसे कट ऑफ करना है, तो तुम कौन सा प्रिवेंशन करोगे? तुम करोगे प्राइमरी प्रिवेंशन। स्वास्थ्य की अवस्था प्री पैथोजेनेसिस स्टेज, जब रोग अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है, उदाहरण कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर का रोकथाम। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इसमें दो रणनीतियां अपनाई जा सकती है। एक है पॉपुलेशन यानी कि मास स्ट्रैटेजी। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे पूरे समुदाय पर लक्षित सामाजिक व्यवहारिक जीवन शैली में सुधार, जैसे नियत काल, आहार विहार, ऋतु शोधन बता सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे हाई रिस्क स्ट्रैटेजी का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों पर लक्षण या उन पे टारगेट किया जा सकता है। निदान परिवर्जन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़े तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाती है? कम्स द सेकेंडरी प्रिवेंशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द द्वितीयक रोकथाम। इसकी परिभाषा को देखें तो एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशंस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसको हम स्वास्थ्य की अवस्था में कैसे समझेंगे? अर्ली पैथोजेनेसिस स्टेज। अब यहाँ पे बच्चों क्या मतलब हुआ कि डिजीज का जो है पैथोजेनेसिस भाई अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब भाई वो डिजीज कॉज होगी, लेकिन अगर तुम्हें यहीं पे इसको काटना है, इसके पैथोजेनेसिस स्टेज को पूरी तरीके से फुलफिल होने के लिए, तो तुम कौन सा प्रिवेंशन करोगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब ये तुम कैसे कर सकते हो? अब ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें पहले पता तो चले कि डिजीज आई है, अंदर डिजीज शुरू हो गई है। तो उसके लिए क्या करोगे? स्क्रीनिंग टेस्ट करोगे, केस फाइंडिंग्स करोगे, अर्ली ट्रीटमेंट। जैसे हम बड़े बड़े मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, वहां हम विमेन के लिए सर्वाइकल, सीए सर्विक्स के जो है स्क्रीनिंग कराते हैं कि विमेन को कैंसर तो नहीं होने वाला, या कोई उसकी अर्ली स्टेज तो नहीं है जिसको हम यहीं पे हटा दें। हम प्री मैरिटल एज टेस्ट कराते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, कि हम पहले ही भाई देख लो कि ऐसा तो नहीं उस इंसान में कोई डिजीज, बहुत भयंकर डिजीज पनप रहा हो। और उसी को बचाने के लिए हम जो प्रिवेंशन करते हैं, ये किसमें आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इफ यू वांट टू प्रिवेंट एनी डेंजरस और एनी फेटल डिजीज। इसके बाद हम आ जाते हैं टर्शरी प्रिवेंशन पे, जिसको हम तृतीयक रोकथाम भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन तक क्या हो रहा था? डिजीज कॉज तो हो गई थी भाई। अब टर्शरी प्रिवेंशन में डॉक्टर को पता है कि यार डिजीज तो कॉज हो गई, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इतना करो कि इससे ना कोई इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी, मतलब इससे कोई कॉम्प्लिकेशन या इंसान को और तकलीफ ना हो। तो उसके लिए कहाँ पे आ जाता है? टर्शियरी प्रिवेंशन। अगर हम इसकी परिभाषा देखें जो डब्ल्यूएचओ बताता है, इट डिफाइंस एज all measures available to reduce impairments and disabilities, minimize suffering and promote patient adjustment to irreversible conditions। मतलब अब लॉस तो हो गया, ठीक है, लॉस से, लेकिन आगे चीज और ना बढ़े, कोई चीज हानि ना पहुंचाए, कोई चीज बहुत कष्टदायक ना बचे। तो इसीलिए हम, टू मिनिमाइज द सफरिंग ऑफ द पेशेंट, वी यूज टर्शरी प्रिवेंशन। इसको हम लेट पैथोजेनेसिस स्टेज भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य है कि विकलांगता या स्थायी क्षति का कम होना, रोगों के परिणामों का यथासंभव सुधर जाना। जैसे उससे भाई मान लो कोई लेग में डिजीज है, हम नहीं रोक पाए उसे, ठीक है, वो डिजीज हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि वो चीज लेग पे ही खत्म हो जाए, ऐसी नौबत ना आए कि बाद में चल के ये लेग काटना पड़ जाए, एम्प्यूटेट करना पड़ जाए। तो उस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? टर्शरी प्रिवेंशन। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि उपद्रवों को बचाने के लिए जो हम प्रिवेंशन करते हैं, दैट इज टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान को डायबिटीज है, एक हेल्दी इंडिविजुअल है, अगर हम चारों स्टेजेस को समझे, उसे क्या करना था? उसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या ठीक से फॉलो करना था। ये क्या कहलाएगा? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में अगर उसे पता था ही इज प्रोन टू डायबिटीज, तो उसे मीठा कम खाना था, अच्छे से वॉकिंग करनी थी, व्यायाम करना था। लेकिन तो भी उसने नहीं किया, तो डिजीज कहाँ पहुंच गया? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। मतलब डिजीज क्या हो गया? कॉज हो गया। तो यहाँ पे अब डॉक्टर को क्या करना था कि जल्दी जल्दी स्क्रीनिंग शुरू शुरू में ही देख लेता कि भाई अच्छा धीरे धीरे इसकी शुगर बढ़ रही है, धीरे धीरे इसके ब्लड टेस्ट में भाई गड़बड़ आ रही है नजर। तो उसको बोलता कि यार तुम यहाँ पे ही डिजीज को रोक सकते हो, अगर तुम ये कर लो। मतलब थोड़ी बहुत दवाई दे दी, थोड़ा बहुत दिनचर्या, ऋतुचर्या, वॉकिंग वगैरह बता दिया।
लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया, जिससे क्या हुआ, आगे चल के उनको छोटी सी इंजरी हुई। और हमें पता है डायबिटीज में इंजरी क्योरेबल नहीं होती, पैर में इंजरी फैल गई, तो हमारा डॉक्टर का क्या फर्ज बनता है कि अब इस पैर को तो बचा लो। लेकिन अगर यहाँ पे भी तुमने प्रिवेंशन नहीं किया तो इस पैर को काटना पड़ जाएगा। और वो जो है उसी चीज से बचाने के लिए हम कौन सा प्रिवेंशन करते हैं, दैट इज द टर्शियरी प्रिवेंशन। सो दिस एक्सप्लेन्स ऑल द 4 प्रिवेंशन लेवल्स एक्सप्लेन्ड एज पर WHO। रिस्क फैक्टर्स जो रोग का कारण बन सकते हैं उनकी परिभाषा देखें। रिस्क फैक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, जो कि बताता है कि सच एट्रीब्यूट्स और एक्सपोजर्स व्हिच इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज आर कॉल्ड एज रिस्क फैक्टर्स। अगर हम इसके प्रकार देखें तो दे आर करेक्ट मॉडिफाइबल फैक्टर्स, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल इनएक्टिविटी। और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स दैट आर अपरिवर्तनीय, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसमें आता है एज, सेक्स, रेस, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई बोले कि रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, तो सच एट्रीब्यूट्स और एक्सपोजर्स विच इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज। रिस्क फैक्टर्स हमें पता है जो डिजीज को डेवलप होने से उसके चांसेस को बढ़ाता है। ठीक है, कि कितने टाइप्स का है बच्चों, मॉडिफाइबल फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। अगर हम आज के दूसरे टॉपिक पे आए तो इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आहार एंड विहार एज द हेल्थ प्रमोटिव एंड डिजीज प्रिवेंटिव मेजर। इसमें सबसे पहले आयुर्वेदिक फाउंडेशन आती है, जहां पे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल मैटर इंक्लूडिंग फूड एंड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पंच महाभूत। ये हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चलता है द थ्री दोषास वात, पित्त एंड कफ आर डिराइव फ्रॉम दीज महाभूतास एंड मेंटेन द बॉडी फंक्शन। जैसे वात में वायु और आकाश आता है, पित्त में अग्नि और जल आता है, कफ में जल और पृथ्वी आता है। बोथ आहार एंड विहार इफेक्ट द दोषास एंड इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद अगर हम दोष एंड डाइट रिलेशनशिप को देखें तो एवरी फूड आइटम कैन ईदर एग्रेवेट दोषा। अगर ऐसा कोई भी दोष है या कोई भी फूड आइटम हमने कंज्यूम किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इट कैन ईदर एग्रेवेट द दोषा, दोष को प्रकोप कर सकता है, पैसिफाई दोषा। ठीक है, या तो दोष को बढ़ाएगा या तो दोष को कम करेगा। और इसका अगर इन दोनों में से कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये मेंटेन दोषिक बैलेंस करेगा, मतलब बैलेंस मेंटेन करेगा, ना बढ़ाएगा ना कम करेगा। आयुर्वेदिक डाइट इज प्लान बेस्ड ऑन ऋतु, देश एंड वे टू मेंटेन दोष इक्विलिब्रियम। अब इसी बैलेंस को बनाने के लिए जो हमारी आयुर्वेदिक डाइट होती है वो सीजन, दोष और एज के अकॉर्डिंग जो है बनाई जाती है। अगर हम रोल ऑफ रस एंड पंच महाभूत इन आहार को देखें तो ये हम द्रव्य गुण वगैरह में ऑलरेडी स्टडी करते हैं कि जैसे मधुर रस में पृथ्वी और जल डोमिनेंट होता है, जो कि क्या करता है, वात को कम करता है, पित्त को कम करता है, लेकिन बढ़ाता किसको है मधुर रस, कफ को बढ़ा देता है। अम्ल रस की बात करें तो ये पृथ्वी और अग्नि इसमें से महाभूत डोमिनेंट होते हैं, वात को कम करता है, पित्त को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। लवण रस जल और अग्नि के साथ जो है वात को कम करता है, कटु रस अग्नि और वायु के साथ जो है कफ को कम करता है, तिक्त रस वायु और आकाश के साथ वात को बढ़ाता है, और कषाय रस पृथ्वी और वायु के साथ जो है वात को बढ़ाता यानी कि इंक्रीज करता है। अगर हम इसी पॉइंट के चौथे पॉइंट को देखें तो वो होता है 8 कंसिडरेशंस ऑफ आइडियल आहार, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बेटा, अष्टविधि आहार विधि विशेष आयतन, जिसका वर्णन कहाँ किया गया है, चरक संहिता सूत्र स्थान 1/24, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं चरक संहिता में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर में जनरली पूछ देता है कि अष्टविध आहार विधि विशेष आयतनी बताओ, जिसको क्या है 8, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। प्रकृति मतलब नेचर ऑफ द फूड। अब प्रकृति यहाँ पे इंसान की प्रकृति नहीं है, खाने की प्रकृति है। करण मतलब की प्रोसेसिंग, संयोग मतलब की कॉम्बिनेशन, दूध के साथ दही कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। राशि यानी कि क्वांटिटी इन विच यू आर कंज्यूमिंग द फूड। देश मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन। काल मतलब टाइम या सीजन। उपयोग संस्था डाइजेस्टिव कैपेसिटी दैट इज पर्टेनिंग टू द फूड। उपयोगिता यानी कि जो इंसान इसको खा रहा हो। तो ये क्या है, अष्टविध आहार विधि विशेष आयतनी। इसके बाद अगर हम आहार एंड विहार एंड हेल्थ प्रमोशन देखें, जिसको भी हम स्वास्थ्य वर्धन कहते हैं, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट श्लोक बताया गया है, पथ्यम सति गर्धात्स्य किमौषध निषेवणे, पथ्य असति गर्धात्स्य किमौषधे निषेवणे। ठीक है,
तो ये एक है पथ्यम सती पथ्यम असती। यदि आहार और विहार उचित है तो औषध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि अनुचित है तो औषध की प्रभावी नहीं है। ठीक है, अगर मतलब उचित है, अगर तुम्हें डॉक्टर ने मेडिसिन दी है और तुम्हारा आहार विहार जो है एकदम उचित है, एकदम करेक्ट है, तो तुम्हें कभी औषध की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। और लेकिन अगर तुम्हारा अनुचित है तो तुम्हें औषध भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। मान लो कि अगर तुम्हारा फूड जो तुम ले रहे हो वो अच्छा है, तो तुम्हें लाइफ में कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारा आहार विहार जो है गलत है, तो जो मेडिसिन खा रहे हो वो भी तुम पे कभी असर नहीं करेगी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आहार एंड विहार इन हेल्थ प्रमोशंस। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल्स ऑफ पथ्य आहार एंड विहार, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरी है, आहार और विहार की। एग्जाम्पल्स में आहार में क्या अच्छा अच्छा है, बैलेंस्ड मील्स होना, सीजनल फ्रूट्स का होना, षड्रस का होना, होम कुक्ड फूड का होना। विहार में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रेगुलर स्लीप, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेटिव हैबिट्स का होना। इसके बाद अगर हम प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव रोल को स्टडी करें, तो प्रिवेंटिव में हमारे पास क्या आता है, अवॉइड्स एनसीडीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज हो गया। मेंटेन्स इम्यूनिटी एंड डाइजेशन को हेल्प करता है, ठीक है, अच्छा खाना। उसके बाद अगर हम देखें तो क्यूरेटिव कैसे साबित होता है, कि ये हमारी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है। पथ्याहार जो कि होता है हेल्प्स इन स्पीडी रिकवरी। इसके बाद अगर हम विहार चिकित्सा देखें, आहार pertaining to the food that we eat and विहार referring to the lifestyle management, it recognized methods in Ayurveda for disease reversal and mental well-being। ठीक है, अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड इंटरवेंशंस को देखें, तो हमारे पास इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जिसमें से आता है रेगुलर स्लीप एंड वेक टाइम, टाइमली मील्स, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सीजनल रेजिमेंट, सदवृत, अवॉइडेंस ऑफ दौर्बल्य कारक विहार, जिसमें से क्या क्या आता है, स्ट्रेस और एडिक्शन। अगर हम टॉपिक नंबर 3 को देखें सिलेबस के, तो इट रेफर्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ नियत काल विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड अनियत काल विहार, दैट आर वेग धारण, वेग औदीरण, ऋतु शोधन, बृंघन एंड भूतादि अस्पर्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। तो यहाँ पे हम नियत और अनियत काल विहार को स्टडी करेंगे, जिसकी अगर हम परिचर्या की बात करें, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगों की रोकथाम के लिए दो प्रकार के विहार लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस का पालन आवश्यक है। फर्स्ट वन क्या है, नियत काल आहार विहार, अनियत काल आहार विहार। नियत काल विहार में क्या आता है, समय, ऋतु या नियमितता से बंधी हुई जीवनचर्या, ऐसी क्रियाएं जो समय से बंधी नहीं होती लेकिन शरीर और मन पर सीधा प्रभाव डालती है, वो कौन सी हो गई, अनियत काल विहार। इतना ही तुम्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा कोई पूछे तो तुम्हें इतना बोलना आना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें, तो हमारे पास आ जाता है नियत काल विहार। नियत काल विहार में उदाहरण आता है दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या कैसे, दैनिक जीवन की गतिविधियां जो शरीर को संतुलित और रोगमुक्त बनाए रखती हैं। इसमें क्या क्या आता है, ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, उषापान, दंत धावन, जिवा निर्लेखन, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, नियम, शयन आदि। अब इसका दिनचर्या से हमें क्या क्या लाभ होता है, भाई शरीर के दोषों का शोधन हो जाता है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या होता है, अब इसको एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा देगा। अग्नि और पाचन का उत्तम कार्य करता है, मानसिक एवं शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है, दीर्घायु और सतत आरोग्यता तुम्हारे को प्राप्त करवाता है। इसके बाद अगर हम ऋतुचर्या, दैट इज द सीजनल रूटीन को देखें, तो ऋतुओं के अनुसार आहार विहार का संयोजन। ठीक है, शिशिर या हेमंत ऋतु में क्या होता है, कफ का संचय होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, पित्त का संचय होता है। और वर्षा ऋतु में वात का संचय होता है। इसीलिए हम वसंत में वमन करवा सकते हैं, वर्षा में विरेचन, और शरद में हम बस्ती दे सकते हैं। अब इससे क्या क्या लाभ होगा, तो लाभ हमें पता है, दोष संचय से पहले ही शोधन हो जाएगा, मौसमी रोगों की रोकथाम हो जाएगी, प्रतिरक्षा शक्ति में वृद्धि होगी, शरीर के प्राकृतिक चक्र के अनुरूप जीवन को लाभता प्रदान होगी। दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या यथाचिताम् आचरण पुरुषा स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा। भाव प्रकाश के 5th चैप्टर के 13th का ये श्लोक है, जहाँ जिसका भावार्थ निकलता है, इन आचारों का पालन ही स्थायी स्वास्थ्य का एकमात्र उपाय है।
तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है नियत काल विहार। अगर हम अब अनियत काल विहार को देखें तो अनियत काल विहार में सबसे पहले आ जाता है वेग धारण, कि हमें सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक वेग जैसे मूत्र, पुरुष, प्यास, नींद, छींक आदि को रोकना नहीं चाहिए, इससे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम वेग उदीरना की बात करें, ओवर इंडल्जेंस इन अर्जेस, भूख से अधिक खाना, ठीक है, भूख जितनी लग रही है इससे भी अधिक खा जाना, बार बार मैथुन करना, नींद में अत्यधिक लिप्त रहना, यह भी दोष वृद्धि और रोग का कारण बन सकता है। अगर हम ऋतु शोधन की बात करें, जिसको हम सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं, तो इसमें क्या क्या आता है, वमन, विरेचन, बस्ती, जो कि हम ऊपर देखकर आ जा रहे हैं। पूर्व ऋतु में संचित दोषों को अगली ऋतु में निकालना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख चुके हैं शिशिर में शोधन ऋतु वसंत, उपाय क्या कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीष्म संचय शोधन ऋतु क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, उपाय क्या कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं। वर्षा में संचय ऋतु क्या हो जाएगी, शरद, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं, अच्छे से पेशेंट जो है हमारा ठीक हो जाएगा। अगर हम लाभ की बात करें तो पाचन शक्ति और प्रतिरक्षा का संवर्धन कर सकता है, मानसिक एवं इंद्रिय बल में वृद्धि कर सकता है, एजिंग को विलंबित करता है और कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल रोगों की रोकथाम में हमारी जो है हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास ब्रिंगण आ जाता है, दैट इज द नरिशिंग थेरेपी, जिसमें दुर्बल, वृद्ध, क्षीण रक्त मांस वाले रोगियों को पोषण देने का ये काम करता है। उपयोगी ये आईबीएस, बुढ़ापा, सेक्सुअल डिबिलिटी, क्रॉनिक माल नरिशमेंट में हमें जो है हेल्प करता है। इसके फायदे क्या होते हैं कि हमें पोषण पूर्ति जो है प्राप्त होती है, बलवर्धन प्राप्त होता है, संक्रमण से सुरक्षा मिलती है और मांसपेशियों की वृद्धि होती है। अगर हम इसी का फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो भूतादि अस्पर्शन, जिसको हम आयुर्वेद में बताते हैं कि रोग जनक या दूषित वस्तुओं के संपर्क से हमें जो है बचना होता है। इसमें हमें संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उपयोगी माना जाता है। आज के युग में हाइजीन एंड आइसोलेशन का आयुर्वेदिक रूप इसमें जो है हमें बताया गया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो कि नियत काल आहार विहार और अनियत काल आहार विहार, यहाँ पे हमें अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस ऋतु में क्या शोधन करते हैं, हम किस तरह नियत आहार विहार को समझते हैं, अनियत आहार विहार को हम किस तरह से स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ वेकिंग अप एट ब्रह्म मुहूर्त। हम सबने ब्रह्म मुहूर्त को आयुर्वेद में कहीं ना कहीं पहले भी स्टडी कर रखा है। ब्रह्म मुहूर्त से हम क्या समझते हैं कि सुबह में एक ठीक प्रकार से एक निर्धारित समय से पहले उठना, जिससे हमारी शरीर को बहुत सारी तरीकों से अलग अलग फायदे जो हैं प्राप्त हों। इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि हमें एग्जैक्टली कौन सा ऐसा टाइम है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और इस मुहूर्त में उठने से शरीर को क्या क्या फायदे होंगे। इन सब चीजों को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा बार इस टॉपिक को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेकिंग अप एट ब्रह्म मुहूर्त इन द प्रेजेंट सिनारियो एंड द इफेक्ट ऑफ अर्ली राइज ऑन हेल्थ, स्लीप, अलर्टनेस एंड मेमोरी। इसको ध्यान से पढ़िए, अगर यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको एग्जाम से पहले इसको देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त की परिभाषा को देखें, दैट इज डेफिनेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, की क्या डेफिनेशन है और यानी कितने देर का ब्रह्म मुहूर्त एग्जैक्टली होता है, तो आचार्यों ने क्या बताया कि ब्रह्म मुहूर्त शब्द का अर्थ ज्ञान, चिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त समय। आयुर्वेद एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, दैट इज 24 आवर्स, और एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता है कि भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं,
जिसको 24 आवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, 30 मुहूर्त भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से मैथ्स बैठाएंगे तो एक मुहूर्त में कितना टाइम आ गया, 48 मिनट का जो है टाइम आ गया। इसका मतलब रात्रि का 14वां मुहूर्त, ठीक है, रिमेंबर द नंबर हियर, 14वां मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उदाहरण, यदि सूर्योदय 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होगा, 4:30 बजे। टू बी वेरी प्रिसाइज इट विल बी 4:24 AM टू 5:12 AM। ठीक है, तो ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, मतलब जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसको स्वास्थ्य की रक्षा प्राप्त होगी। कहाँ का श्लोक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 3rd चैप्टर 1st श्लोक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण मतलब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आयाम में देखा जाए तो दोष काल कितना है, ब्रह्म मुहूर्त का समय वात काल में आता है। ठीक है, उस समय पे जो है वात प्रीडोमिनेंट होता है शरीर में, जो कि है 2 बजे से 6 बजे वाला मुहूर्त। चेतना, स्मृति, गति, संज्ञान और मानसिक संतुलन से संबंधित, मतलब इस वाले पीरियड में, इस वाले टाइम में इन सब के सबसे अच्छा चिंतन या सबसे अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। लाभ की बात करें तो वात दोष की शांति होती है, बुद्धि, धृति, स्मृति में वृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह समय शरीर के नवजीवन चक्र, मानसिक तरंगों और ऊर्जा के संतुलन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर हम इसके डिटेल में शारीरिक और मानसिक लाभ देखें, मतलब द फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप एट ब्रह्म मुहूर्त और द अर्ली राइजिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हमें मेंटल बेनिफिट्स में क्या क्या मिलता है, मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव होती है, बेटर कंसंट्रेशन मिलता है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ती है पर्सन की, अलर्टनेस और फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है। तभी लोग कहते हैं कि सुबह का पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी इन अ वे इंक्रीज हो रही है। अगर हम फिजिकल बेनिफिट्स को देखें तो बेटर स्लीप साइकिल होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, डाइजेशन सुधर जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हार्मोनल बैलेंस ठीक प्रकार से होता है। इसके अलावा ओबेसिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जो है हमें ठीक चीजें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा हमें कुछ कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी प्राप्त होते हैं, जैसे श्रेष्ठ ध्यान व जप फल। ठीक है, ध्यान और जाप करने की ताकत जो है बढ़ जाती है, सत्व गुण में वृद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है, आत्मचिंतन में सहायता होती है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठता है। अगर हम आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी को देखें तो बहुत सारी स्टडीज ब्रह्म मुहूर्त में की गई हैं, और अगर एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले विद्यार्थी की अटेंशन, मेमोरी एंड रिकॉल पावर में वृद्धि देखी गई है। अगर हम नेचर कम्युनिकेशंस को स्टडी करें तो अर्ली राइजर्स हैव बेटर मेंटल हेल्थ, लो रिस्क ऑफ शिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन देखा जाता है। ऑक्सफोर्ड एकेडमिक जर्नल को देखें तो दो अर्ली राइजिंग में रिड्यूस स्लीप टाइम, मतलब माना है कि आपका स्लीप टाइम कम हो रहा है, अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो देखो आप 4 ही घंटे सो रहे हो, बट इट इनहांसेस डे टाइम कॉग्निटिव अलर्टनेस, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि जिससे दिन में नींद आने लगेगी। अगर हम healthline.com को देखें तो अर्ली राइजर्स एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस, लोअर ट्रैफिक एक्सपोजर एंड बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ। इसके बाद अगर हम दोषों के अनुसार काल विभाजन को स्टडी करें, मतलब द क्रोनोबायोलॉजी ऑफ दोषास, तो हमें पता चलता है सुबह 2 बजे से 6 बजे तक वात रहता है, 6 से 10 कफ रहता है और 10 से 2 जो है पित्त प्रीडोमिनेंटली रहता है। अगर 2 से 6 वात रहता है तो हमारी बॉडी में क्या चीज अच्छी रहती है, चेतना, सतर्कता, ध्यान हेतु श्रेष्ठ, और इसीलिए यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त को बताया गया। 6 AM से 10 AM के बीच आलस्य और भारीपन रहता है, 10 AM से 2 PM के बीच तेज कार्य और पाचन होता है, मतलब जल्दी जल्दी, इसमें भूख भी बहुत लगती है हमें। अतः ब्रह्म मुहूर्त का वातकालीन प्रभाव ध्यान, अध्ययन, आत्मचिंतन और मानसिक स्पष्टता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब इसी में अगर हम बैलेंस रिकमेंडेशन यानी कि आधुनिक सुझाव को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है कि जल्दी उठने से पहले 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य है।
ठीक है, 7-8 घंटे की नींद हमें, दैट इज 7 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप इज नेसेसरी। नींद की गुणवत्ता में समझौता करने पर अलर्टनेस में कमी आ सकती है। सुबह उठने का समय धीरे धीरे नियमित करें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। इसको यहाँ पे, इस टॉपिक को यहीं पे ये खत्म होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगर टॉपिक नंबर 5 को देखें, दैट इज उष्ण जलपान, ड्रिंकिंग वाटर इन अर्ली मॉर्निंग, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द term that is Usha Jalpan. It's not Ushna Jalpan, that is hot water drinking. It's just Usha Jalpan, मतलब सुबह पानी पीना। इसी में टॉपिक नंबर 6 को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मल त्याग इन वातकाल अर्ली मॉर्निंग pertaining to good bowel habits of an individual। ऊषा जलपान, इसकी परिभाषा देखें, सुबह सूर्योदय से पहले उप अवस्था में शुद्ध पथ्य जल का सेवन ऊष्ण जलपान कहा जाता है। यह आयुर्वेदिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है, मतलब सुबह उठ के सिंपल पानी पीना। अतः यदि कोई व्यक्ति समय पर ऊषा जलपान का सेवन करता है तो वह रोग मुक्त होकर 100 वर्ष या उससे अधिक जीवन प्राप्त करता है। कि अब सुबह ये तो पता चल गया उठना है, कितना उठना है, कितना पीना है पानी। तो एक प्रसूति मतलब कि 8 तोला पर्टेनिंग टू 3.3 ml ऑफ वाटर, और हमें कितना पीना है, 8 प्रसूति पीनी है। तो एक प्रसूति में कितना होता है, 8 तोला। 8 प्रसूति में कितना होगा, 64 तोला। इसको मेजर करोगे तो कितना मिलेगा, 746.5 ml। थोड़ा सा इस फिगर को अच्छे से ध्यान रख लेना, वाइवा में बहुत जनरली या एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। इसी के साथ हम जल के गुण को स्टडी करें, दैट इज वाटर क्वालिटी, तो हमें पता चलता है कि जल जो है निर्मल, गंधहीन, बासी ना हो, ना अधिक गर्म हो, ना अधिक ठंडा हो, शुद्ध ताम्र पात्र या मृतिका पात्र में रखा हुआ उत्पन्न हो। और जल सेवन का समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, मतलब रात्रि के चौथे प्रहर में, मतलब सुबह 4 से 5 बजे के बीच, मल त्याग के बाद। मतलब सुबह उठते ही पानी नहीं पीना, पहले आपको मल त्याग करना है, उसके बाद पानी पीना है। शांति एवं बैठकर सेवन करें, खड़े होकर ना पिए। ठीक है, अगर हम इसके लाभ की बात करें जो हम दोषों के अनुसार देखेंगे, तो अर्श ग्रहणी शोष में मल दोष व आम का नाश कर देता है। मूत्राघात मूत्रकीच में मूत्र मार्ग की शुद्धि करता है, मतलब इट क्लियर्स द यूरिनरी ट्रैक ऑफ द पर्सन। अगर हम मोटापा और पांडु देखें तो वजन कम, रक्त शुद्धि करता है। नेत्र रोग और कर्ण रोग में, दृष्टि व श्रवण में सुधार करता है, मतलब इट इम्प्रूव्स द हियरिंग एंड द ऑप्टिकल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। वृद्धावस्था में समय पूर्व बुढ़ापे को रोकता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, दीर्घायुता को प्राप्त करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, हमने पहले ऊषा जलपान और मल त्याग, विच इज अर्ली मॉर्निंग डेफिकेशन। परिभाषा को देखते हैं तो रात्रि विश्राम के पश्चात वायु काल में मल व मूत्र के वेग को पहचान कर स्वाभाविक रूप से त्याग करना ही मल त्याग कहलाता है, और यह आयुर्वेदिक दिनचर्या का पहला क्रिया है। अर्थात वेग का उदय होते ही उसे रोके बिना शांत चित्त से निकट स्थान पर मल त्याग करना उचित माना जाता है। अब मल त्याग की दिशा, अवस्था और नियम अच्छे से हमें बताया गया है, जिसमें दिशा क्या बताई है, दिन में दक्षिण की ओर मुंह करके, रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। अवस्था क्या बताई है हमें, मौन रहकर ध्यान पूर्वक संयमित मन से। अगर हम स्थान की बात करें तो शुद्ध गंधहीन व्यक्तिगत स्थान पर करना चाहिए। वेग धारण निषेध कहाँ भी माना गया है, किसी भी प्रकार के वेग को रोकना निषेध है, मतलब एनी काइंड ऑफ अर्ज शुड नॉट बी सप्रेस्ड। अगर हम आगे बात करें तो वेग धारण के दुष्परिणामों को देखते हैं, तो अगर हम मल को देखते हैं तो अर्श, अपचन, गुद विकार, इन सबको रोकता है। मूत्र में मूत्राघात, योनि विकार को रोकता है। वायु में पेट दर्द और कब्ज का दुष्प्रभाव, और आम में मानसिक, हृदय व स्नायु विकार के जो है हो सकते हैं। मतलब अगर आप वेग धारण करेंगे तो ये दुष्परिणाम आप भोग सकते हैं। इसके बाद शरीर चिंता, इसको हम देखें तो शरीर चिंता नाम निर्वत्य कृत शौच विधि तथा अष्टांग हृदय सूत्र 2/1। ये क्या बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर की स्थिति पर विचार करते हुए मल त्याग करें, फिर स्नान, ध्यान व दिनचर्या प्रारंभ करें। तो पहले आप तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मल त्याग करेंगे, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, और उसके बाद दिनचर्या को जो है फॉलो करेंगे। अगर हम टॉपिक नंबर 7, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, मुख प्रक्षालन इन फेस वॉशेज यूज्ड करेंटली को स्टडी करें, तो मुख प्रक्षालन में बताया गया है। इसकी परिभाषा को देखते हैं। प्रातः काल उठने के बाद या मल मूत्र त्याग के उपरांत, भोजन से पहले एवं बाद में नाभि के ऊपर अंगों की जल आदि से शुद्धि को मुख प्रक्षालन कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम नाभि से ऊपर अंगों की जल आदि से शुद्धि को हम मुख प्रक्षालन कहते हैं। इसमें विशेष रूप से मुख, नेत्र और ग्रीवा,
मतलब जो हम फेस पे फेस वॉश करते हैं नेक को इंक्लूड करके, उसे हम क्या कहते हैं? मुख प्रक्षालन कहते हैं। अगर हम इसका, अब ये आपको लगता होगा बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है भाई, फेस क्लिनजिंग फेस वॉश जो हम सुबह सुबह क्लीन उठ के सीरम लगाते हैं, ये सब नहीं। ये बहुत पुराना आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है जिसका शास्त्रीय संबंध बताता है कि शीर दधि तक्र मत तैल शीरणम च विविधम पिष्ट लोधक संयोगम तथैव अम्ल लवणकम। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24/15 का ये श्लोक है जिसमें बताया गया है कि दूध दही तक्र तेल आंवले का रस नमक युक्त जल इनसे मुख और नेत्र प्रक्षालन करना चाहिए। मतलब इन सभी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। अब यही देख सकते हैं कि यही सब चीजें हैं जो आज के स्किन केयर प्रोडक्ट में मेनली यूज होती हैं। अगर हम मुख प्रक्षालन के उपयुक्त माध्यम मतलब दी सब्सटेंसेस यूज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो दूध क्यों बोला है? क्योंकि दूध शीतल और स्निग्ध और वाथर होता है। दही क्यों बोला है? क्योंकि दही कफ और गुरु होती है। तक्र पाचक दीपक कफहर होता है। तेल मुख दुर्गंध नाशक और स्निग्धता को प्रोवाइड करता है। नमक युक्त जल दंत मूल गतिकर्ता कीटाणु हर होता है। आमल की रस रसायन नेत्रेय होता है। ठीक है। अगर हम इसी के लाभ को देखें यानी कि बेनिफिट्स को देखें तो मुख से दुर्गंध की समाप्ति हो जाती है। दांतें व मसूड़ों की मजबूती हो जाती है। नेत्र और चेहरे की स्वच्छता व चमक आ जाती है, मतलब एक ब्राइटनेस आ जाती है चेहरे पर। मानसिक प्रसन्नता व अलर्टनेस आ जाती है। ईएनटी रोगों की प्राथमिक रोकथाम मतलब द डिजीज पर्टेनिंग टू ईयर नोज एंड थ्रोट कैन बी प्रिवेंटेड। ईयर नोज एंड थ्रोट। अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न इसका कॉन्सेप्ट देखें तो फेस वॉशेस यूज्ड करेंटली आधुनिक फेस वॉश उत्पाद जहां पे बताया गया है कि चेहरे की त्वचा से धूल गंदगी तेल और मृत कोशिकाओं को हटाना। अब ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आप खुद भी लिख सकते हैं कि कोई पूछे कि फेस वॉश का इंपॉर्टेंस क्या है तो आप क्या बोलेंगे? मुंह के कीटाणुओं को जर्म्स को सब चीज को हटाता है, ऑयल को क्लियर आउट करता है, त्वचा को साफ नमकीन युक्त और संतुलित बनाए रखता है, मुहासों दाग धब्बों रैशेस से बचाव करना। अगर हम टाइप्स ऑफ फेस वॉश को स्टडी करें तो हमारे पास कुछ कुछ टाइप्स आ जाते हैं जहां पे हमें पता चलता है। फोमिंग फेस वॉश आ जाता है जो कि क्या कंट्रोल करता है? ऑयल कंट्रोल करता है। क्रीम बेस्ड फेस वॉश क्या करता है? मॉइस्चराइज करता है। जेल बेस्ड फेस वॉश मिश्रित त्वचा के लिए होता है। हर्बल नेचुरल फेस वॉश सभी प्रकार की त्वचा के लिए होता है। और मेडिकेटेड फेस वॉश एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड एक्ने प्रोन त्वचा के लिए होता है। अब अगर एक फेस वॉश हमें खरीदना है तो व्हाट आर द थिंग्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ गुड फेस वॉश, मतलब चयन करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो हमें पता चलता है कि पीएच बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होता है? माइल्ड एंड स्किन फ्रेंडली क्लिंजर लेना चाहिए जिसका पीएच जो है 0.5 के अराउंड हो। कोई भी हार्श केमिकल उसमें ना प्रेजेंट हो, कोई सिंथेटिक फ्रैग्रेंस प्रेजेंट ना हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि अलग से रोज की फ्रैग्रेंस आ रही है, वो सब आर्टिफिशियल होती है विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। देखो कि उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो, नीम एलोवेरा तुलसी चंदन आदि। स्किन स्पेसिफिक ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग क्लिंजर लो। ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल और एक्ने फाइटिंग लो। सेंसिटिव स्किन है तो हाइपो एलर्जेनिक और सोप फ्री स्किन लो, वो मतलब फेस वॉश लो। मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स इन फेस वॉश की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे हमें इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सैलिसिलिक एसिड नायासिनामाइड एलोवेरा टी ट्री ऑयल ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब जो है आमतौर पे प्रेजेंट होते हैं और इनके प्रभावों को भी डिटेल में स्टडी किया गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 8 विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ दंत धावन एंड मॉडर्न डे ब्रशिंग टेक्निक्स एंड डेंटिफाइसेस। दंत धावन जिसको आयुर्वेदिक अवधारणा को स्टडी करें तो परिभाषा हमें बताता है कि दंत एवं मुख की शुद्धि हेतु उपयुक्त द्रव्यों या दंत काष्ठ का दांतों को प्रतिदिन स्वच्छ करना ही दंत धावन कहलाता है। दंत धावन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में 80 या 70% टाइम पूछा जाता है, तो इसको आप 4 to 5 मार्क जो है इसके स्टार को कर लीजिए। अगर हम इसके शास्त्रीय संदर्भ को देखें तो अष्टांग हृदय सूत्र के सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक में इसका वर्णन किया गया है जहां पे ये बताया गया है कि प्रातः काले च मूत्र त्यागात कपालक कशन स्नान पूर्व च दंत धावन कषाय कटु तिक्तूष्णम लघु रुक्षम च दंतकम तेन दंतान प्रक्षालय स्थाप स्वपेदे निराम। अतः सुबह शौच आदि के बाद कटु तिक्त कषाय रसयुक्त, ये चीज यहाँ पे आपको याद करनी है, कटु तिक्त कषाय। ये वाला जो फेस वॉश है यही अच्छा होता है। जो हम यूज करते हैं ना क्लोजअप वगैरह जो कि मीठे होते हैं दे आर नॉट गुड।
कैसा होना चाहिए? कटु तिक्त कषाय, जो हम नीम के, एलोवेरा वाले, जो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाले यूज करते हैं, कटु तिक्त कषाय वाले जो है एक्सट्रैक्ट्स वाले ज्यादा अच्छे हैं। तीव्र द्रव्यों से, मतलब कि तीक्ष्ण द्रव्यों से दंत धावन जो है करना चाहिए। अगर हम दंत काष्ठ के गुण देखें, क्वालिटीज ऑफ अ च्युइंग स्टिक, जो दातून लोग गांव में करते हैं, तो उसका रस क्या होता है? स्वाभाविक रूप से कटुतिक्त कषाय होता है। प्रकृति क्या होती है? उष्ण लघु रूक्ष होती है। आकार लगभग 12 अंगुल लंबा और छोटी अंगुल के समान मोटा माना जाता है। प्रकृति सीधा, बिना गांठ और ताजा मानी जाती है। प्रयोजन दांतों की शुद्धि, दुर्गंध नाश, कंठ सुधार और मुख दोष हर होता है। उपयुक्त वृक्ष, आइडियल प्लांट स्टिक, नीम, अरिष्ट, बबूल, करंज, कटफल, कोविदार, तप्तिका या कषाय युक्त वनस्पतियां यहाँ पे आचार्यों द्वारा निर्देश की गई है। निषिद्ध वृक्ष दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द, जहां से हमें नहीं लेना है, वो है एरंड, अर, कपा, मार्ग, बिल्व, करवीर, कपित, कुटज। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी बताएं कि कब कब आपको ब्रश नहीं करना है या दातुन यूज नहीं करना है। जब आपका मुंह जो है पक गया हो, मुखपाक हो गया हो, आपको किसी भी प्रकार का कंठ रोग हो, क्षय, रक्तपित, ज्वर, वमन, नेत्र रोग, अत्यधिक दांतों में पीड़ा, रक्तस्राव हो रहा हो। अगर हम दंत धावन के लाभ को स्टडी करें, मतलब कि बेनिफिट्स ऑफ दंत धावन, तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में? एक तो मुख की शुद्धि करता है, दंत मूल के बल को बढ़ाते हैं, आवाज की में मधुरता लाता है, अन्न पाचन भी करता है। इसी के अनुसार अगर हम मॉडर्न डे ब्रशिंग टेक्निक्स को स्टडी करें, तो दिन में 2 बार ब्रश, रात को बैक्टीरिया अधिक बढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए रात को ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। नाश्ते के बाद ब्रश करना श्रेष्ठ है, फूड पार्टिकल्स हट जाते हैं। हल्के हाथ से ब्रश करें, हर 3 महीने पे अपना ब्रश बदलें। क्यों? क्योंकि ब्रिस्टल्स खराब हो जाते हैं। 2 मिनट तक ब्रश करें, या वह न्यूनतम समय, दिस इज द मिनिमम टाइम ऑफ ब्रशिंग योर टीथ, मिनिमम टाइम। सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें, जिससे ये गम को प्रोटेक्शन करे। ऐसा ना हो कि आपके गम ही जो है उसमें इंजरी हो जाए। अब ब्रशिंग टेक्निक बताई गई है, तो मॉडिफाइड बास टेक्निक होती है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि ब्रश को 45 डिग्री कोण पर गम से जोड़ें। It should be tilted 45 to your gums or the teeth level. Small circular movements में 20 बार हर हिस्से पर करें। लिंगुअल सरफेस के लिए ब्रश अंदर की ओर मुड़े, ठीक है, अंदर की तरफ से टिल्ट करके। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो हम सब करते हैं। ऑक्लूजल सरफेस पर दबाव से क्लीन करें। अगर इसके अलावा एक फोन्स मेथड होता है, तो अगर हमसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि बच्चों के लिए कौन सी ब्रशिंग टेक्निक्स है, तो कौन सी है? फोन्स। ठीक है, जिसमें क्या पता चलता है कि मुख सीधा रखें, गोल चक्र में घुमाएं, इजी फॉर किड्स और मोटर डिसेबल्ड पर्संस। करेक्ट ब्रशिंग एडवांटेज बताए गए हैं। प्लेग कटता है, हेलिटोसिस दैट इज बैड ब्रेथ, जो गंदी मुंह से स्मेल आती है वो सही होती है, जिंजिवाइवल मसाज मिलता है, अर्ली पेरियोडोंटल इश्यूज से जो है हमारी टीथ को प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा इनकरेक्ट ब्रशिंग इफेक्ट्स भी बताए गए हैं, जहां पे गम रिसेशन, ब्लीडिंग गम्स, टूथ सेंसिटिविटी, टूथ एब्रेशन, मोबिलिटी ड्यू टू बोन लॉस, इन सबको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अगर हम डेंट्रीवाइसेस यानी कि दंत मंजन, मतलब कि कौन सा टूथ पेस्ट हम यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं, पेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई जेल यूज कर रहे हैं, तो उसका निर्धारण यहाँ पे बताया गया है। अगर हम परिभाषा को देखें, तो डेंट्रीफाइज एक ऐसा एजेंट है, वो बता रहा है कि टूथपेस्ट है क्या चीज। तो डेंट्रीफाइज एक ऐसा एजेंट है जो दांतों की सफाई और पॉलिशिंग हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें क्या क्या आता है बच्चों? टूथपेस्ट आता है, पाउडर आता है, जेल आता है, माउथ वॉश आते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने टीथ को अगर आपको क्लीन करना है तो। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डेंट्रीफाइसेस आ जाते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ डेंट्रीफाइसेस को देखें, तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के वो हैं, ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमारे पास टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथ पाउडर है, माउथ वॉश है और जेल है। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, तो टूथपेस्ट को टूथब्रश के साथ प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। टूथ पाउडर को विशेषतः बच्चों व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। माउथ वॉश को कहाँ यूज किया जाता है? फ्लॉसिंग या गंध हटाने हेतु। जेल को कहाँ यूज किया जाता है? सेंसोडाइन फ्लोराइड कंट्रोल में। अगर हम टूथ पाउडर के घटक यानी द इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड इन टूथ पाउडर, अगर हम इसको स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो इसमें एब्रेसिव क्वालिटी होनी चाहिए, सरफेक्टेंट होना चाहिए, स्वीटनर होना चाहिए, फ्लेवर, हमेक्टेंट्स और प्रिजर्वेटिव जो है प्रेजेंट होने चाहिए।
इसके बाद अगर हम टॉपिक नंबर 9 पे आते हैं, ये सब बहुत जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ हेडिंग हेडिंग याद करेंगे तो भी अंदर का कंटेंट आप लिख सकते हैं। अगर हम जिह्वा निर्लेखन की बात करें, अगर हम इस परिभाषा को स्टडी करें तो इसमें आता है जिह्वा, इसको कि हम टंग कहते हैं। निर्लेखन मतलब स्क्रैपिंग और क्लीनिंग, मतलब यूजमेंट ऑफ टंग क्लीनर। एक ऐसे आमतौर पे टंग क्लीनर हम सबके घरों में होती है जो हम यूज करते हैं। एक जो ब्रश के साथ अटैच जाती है वो ऐसे सीधी सीधी पाई जाती है। डेफिनेशन में बताई है, जीवा के ऊपर संचित दोष, मल, जीवाणु आदि को विशेष उपकरण से खुरचकर हटाने की प्रक्रिया जिह्वा निर्लेखन कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब हमें फिर से लगता होगा जिह्वा निर्लेखन एक मॉडर्न टेक्निक है, लेकिन नहीं, ये शास्त्रीय संदर्भ में इसका उल्लेख किया जा चुका है, जहां पे बताया गया है कि सुवर्ण रूपीय ताम्राणी त्रिपुरिति मयानी च जिह्वा निर्लेखानी स्युरुति शांड निधिरी च। चरक सूत्र 5th चैप्टर 74th श्लोक। इसी में अलग अलग रेफरेंसेस में इसको स्टडी किया गया है। पूरे श्लोक को आप याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली इसके मीनिंग को स्टडी करिए, जहां बताया है कि जीव के मूल भाग में संचित मल दुर्गंध उत्पन्न करता है और प्राण वायु के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। अतः प्रतिदिन इसका जो है विलेखन या स्क्रैपिंग करना चाहिए, मतलब यू शुड क्लीन योर टंग डेली। जिह्वा निर्मेलन हेतु उपकरण, अगर टूल्स यूज फॉर टंग स्क्रैपिंग देखे, शास्त्रीय उपकरण देखे तो सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, लोह, वंश, लकड़ी, वुड, त्रिपुरा, मिश्र धातु, पीतल, रांगा, जस्ता, इन सब का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अगर हम इनकी विशेषताएं देखें तो लगभग जीवा निर्लेखन का यंत्र 10 से 12 अंगुल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तीक्ष्णता ना बहुत तेज ना बहुत कुंद होना चाहिए, आकार इसका चपटा अर्धवृत्ताकार होना चाहिए। मॉडर्न टंग क्लीनर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आजकल हम सबके घर में होते हैं, विच आर स्टेनलेस स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, कॉपर, सिलिकॉन, इलेक्ट्रिक टंग स्क्रैपर्स का हो सकता है, जिनका विवरण इस टेबल में बताया गया है। अगर इसके बाद हम जिह्वा निर्लेखन के लाभ को स्टडी करें कि जिह्वा निर्लेखन से आखिर में लाभ क्या होता है, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जिह्वा निर्लेखन, तो हमें पता चलता है कि जीभ की यहाँ पे सफाई होती है। ठीक है, जीभ की यहाँ पे सफाई होती है, दुर्गंध का नाश होता है, इसके अलावा जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिमूव होते हैं। हमें हमारे जीभ पे ताजगी यानी कि फ्रेशनेस महसूस होती है, हमारा स्वाद सुधरता है, रोग निवारण होता है, उच्छ्वास की शुद्धि होती है, क्लेद, जड़ता और वैराग्य का नाश होता है। शुश्रुत चिकित्सा स्थान के 24 चैप्टर के 13 श्लोक में ये बताया भी गया है कि मुख वैराग्य दौर्गंध्य शोफ जांग्य हरम सुखम। अगर अब इसको हम ठीक प्रकार से नहीं करते, तो यदि हम इसे ना किया जाए तो मुख से बदबू आती है, जीभ पर सफेद परत बन जाती है, पाचन दुर्बलता, मन में अरुचि और आलस्य आता है, रोगों का प्रवेश द्वार बन सकता है, मतलब इट कैन कॉज डिजीजेस इन योर बॉडी। अगर हम टॉपिक नंबर 10 को देखें तो इट इंडिकेट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अंजन एज अ हेल्थ प्रमोटिव मेजर, मतलब कि अंजन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम परिभाषा को देखें तो परिभाषा हमें ये बताती है कि नेत्रों में प्रयोग किए जाने वाला द्रव्य जो दृष्टि के रक्षा करता है, हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, विजन को प्रोटेक्ट करता है, नेत्र रोगों से बचाव करता है तथा नेत्रजम रोगों का शोधन करता है, वह अंजन कहलाता है, मतलब जो काजल हमारी मम्मी हमें बचपन में लगाती थी। यह नेत्र स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, मतलब कि हेल्थ प्रमोटिव एक्शन को सर्व करता है। यह एक महत्वपूर्ण द्रव्य है जो दिनचर्या का अंग माना गया है। शास्त्रीय आधार, अगर कि हम क्लासिकल रेफरेंसेस को देखें तो ये इसका उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में किया गया है। चरक सूत्र 5वें चैप्टर के 13 श्लोक में सौविरंजन का नित्य सेवन बताया गया है। अगर इस श्लोक को हम ध्यान से देखें तो सौविरंजनम नित्यम हितम अक्षणो प्रयोजित, मतलब इसका नित्य प्रयोग करना चाहिए। पंचरात्रे अष्टरात्रे वस्त्रवर्णात रसांजनम, 5th 8th डे को रसांजन जो है रिपीट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम अंजन के प्रकार को स्टडी करें, टाइप्स ऑफ अंजन, तो हमारे पास दो है, सौविरंजन, रसांजन, जो हमने इस श्लोक में देख लिया। सौविरंजन क्या है, सौम्य दृष्टि को स्थिर करता है। रसांजन क्या है, तीक्ष्ण दोषों का शोधन करता है। तो सौविरंजन हमारा नित्य प्रयोग में काम आ जाता है, तभी श्लोक में लिखा है सौविरंजनम नित्यम। रसांजनम जो है 5th और 8th रात्रि को हमें रिपीट करना चाहिए। स्त्रोतांजन सिंधु प्रदेश का उत्तम अंजन विशुद्ध और श्रेष्ठ बताया गया है, तो इसका क्या नाम है, स्त्रोतांजन।
अगर हम इसकी प्रयोग विधि पे आते हैं तो क्या पता चलता है? प्रयोग विधि, दैट इज मेथड ऑफ यूज। अंजन को प्रातः काल नेत्रों में सावधानी पूर्वक लगाया जाता है। रसांजन का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब दोषों का अपकर्षण करना हो। इसके अलावा अंजन को काजल की भांति नेत्रों में नीचे की पलकों पर लगाया जाता है। अगर हम अंजन के लाभ को देखें, दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंजन और बेनिफिट्स ऑफ पुटिंग अंजन, सॉरी ये स्क्रॉल हो गया नीचे की ओर, तो हमें पता चलता है कि सुखम लघु निरीक्षे दृढ़ पश्यति चक्षुषा मतम स्रोतांजनम श्रेष्ठम विशुद्धम सिंधु संभवम दाह कंडू मलग्न च दृष्टि क्लेद रुजापहम तेजो रूपावहम च एव सहेत सहते मारुत आतपो न नेत्र रोगा जायन्ते तस्माद् जन्माचरे। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24वां चैप्टर 17 टू 19 श्लोक। अगर हम लाभ को स्टडी करें तो इसमें दृष्टि तीव्रता देखी जाती है, नेत्र दाहड़ता होती है, नेत्र कंडु मलनाश देखा जाता है, नेत्र विशुद्धि देखी जाती है, मानसिक ताजगी देखी जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें वात आतप सहन और नेत्र रोगों से रक्षा किस में देखा जाता है? अंजन में देखा जाता है। अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण को स्टडी करें, दैट इज द मॉडर्न व्यू पर्टेनिंग टू इट, तो हमें पता चलता है कि सौविरंजन मतलब नॉन इरिटेंट आई ड्रॉप्स हर्बल काजल से हम रिलेट कर सकते हैं। रसांजन को किससे रिलेट कर सकते हैं? मेडिकेटेड एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट्स। और स्त्रोतांजन को किससे रिलेट कर सकते हैं? प्योर कोलेरियम मेड फ्रॉम मिनरल एक्सट्रैक्ट, जिसमें से उन्होंने क्या बताया था? सौविरंजन को हम नित्य सेवन कर सकते हैं, दैट इज वी कैन यूज इट एवरी डे। एंड रसांजन को हम 5th to 8th डे मतलब 5th और 8th डे रिपीट कर सकते हैं। अगर हम टॉपिक नंबर 11 में आ जाते हैं, पर्टेनिंग टू कवल एंड गंडूश फॉर ओरल हाइजीन इंक्लूडिंग माउथ वॉशेज अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर हम कवल एंड गंडूश के परिचय को देखते हैं तो हमें पता चलता है, सुखम संचार्यते या तु मात्रा सा कवलः स्मृता असंचार्य तु या मात्रा गंडूषः स प्रकीर्तिता। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 40th चैप्टर। उसके बाद अष्टांग सूत्र में क्या बताया गया? मुखे संचर्यते या तु सा मात्रा कवलः स्मृता असंचारा तु या मात्रा सा गंडूषः प्रकीर्तिता। अगर हम कवल के प्रकारों को, उसकी परिभाषा को और उसके प्रयोग को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कवल और गंडूश दो टाइप के जो है टर्म्स हैं। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में टीचर्स जनरली पूछते हैं, वाइवा में बहुत सारी जगह पे इसका उल्लेख जो है किया गया है। अगर हम कवल की बात करें तो मुख में रखकर इधर उधर घुमाई जा सकने योग्य द्रव्य मात्रा, जिसको हम माउथ स्विश कहते हैं। गंडूश मुख में रखकर स्थिर रूप से धारण, मतलब मुख में रख लिया और यहाँ पे स्थिर कर लिया। और कवल मतलब यू आर रोटेटिंग द वाटर इनसाइड योर माउथ। अगर हम प्रयोग विधि की बात करें, दैट इज द मेथड ऑफ यूज, सीधे शरीर और एकाग्र मन से केवल कवल या गंडूश को मुख में धारण करें जब तक गाल फूल जाए, मतलब यू हैव टू एक्सटेंसिवली स्ट्रेच योर मसल्स। नेत्रों से आंसू या नाक से स्राव आए तब तक धारण करें, फिर थूक कर त्यागें और पुनः नया तरल लें। दिन में 1-2 बार करना लाभप्रद होता है। कवल एवं गंडूश हेतु उपयुक्त द्रव्य। अगर हम आयुर्वेदिक द्रव्यों का देखें, उनका महत्व और यहाँ पे उपयोग देखें तो हमें पता चलता है कि तिल तेल घृत स्निग्धता और पोषण को प्रोवाइड करता है। दूध मधु गोमूत्र दोष शमन करता है। कांजी इक्षुरस कषाय वात कफ शमन करता है। उष्ण जल सामान्य शुद्धिकरण को जो है खत्म करता है। लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कवल एंड गंडूश को देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें कई तरह के लाभ जो है हमें पाए जाते हैं, जिसमें से हमें पता चलता है कि एक तो ये जबड़ों को बल देता है, मैंडिबुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वाणी में स्पष्टता लाता है मतलब स्वर बल को इंक्रीज करता है, रस ज्ञान में की वृद्धि करता है, टेस्ट सेंसेशन को हेल्प करता है, मुख सुगंध व ताजगी लाता है, बैड ब्रेथ की इशू को सॉल्व करता है, दांतों की मजबूती लाता है, दंत बल वृद्धि देता है, भूख में वृद्धि यानी कि रुचि को उत्पन्न करता है। इसके अगर हम मोड ऑफ एक्शन को स्टडी करें तो ओरल म्यूकोजा एब्जॉर्ब्स lipid soluble active components. Regular kawal and gandush helps in which advantages? Jaw flexibility, facial muscle tone and better mastication and articulation.
अगर हम यहीं पे मॉडर्न माउथ वॉशेस को स्टडी करें तो उनकी प्रयोग विधि में हमें पता चलता है कि 20 से 50 ml माउथ वॉश को 30 सेकंड तक मुख में घुमाकर थूक दें। कुछ माउथ वॉश गार्गलिंग हेतु भी होते हैं, मतलब ठीक है, उनसे गार्गलिंग करके हम उन्हें वापस से एक्सपेल आउट कर जाते हैं। इनका कार्य कैसे, जैसे इस पीडीएफ में आपको पॉइंट वाइज सब कुछ इलस्ट्रेट किया गया है, वैसे ही अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आपको 5 में से 4 या मैक्सिमम 5 भी कभी कभी मिल सकते हैं। इसी तरह पॉइंट वाइज टेबल बना बना के अगर आप चीजों को मेंशन करेंगे तो आपका फायदा होगा। तो अभी हम कहाँ पे थे, माउथ वॉशेस के मॉडर्न पे। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है, एनाल्जेसिक मतलब कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी फंगल, सलाइवा सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज होता है। अगर हम माउथ वॉशेस की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को देख लें ऊपर ऊपर से तो हमें पता चलता है कॉस्मेटिक माउथ वॉश होता है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश होता है, फ्लोराइड माउथ वॉश होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि माउथ वॉश और ब्रशिंग फ्लॉसिंग का विकल्प नहीं है, केवल पूरक है और दो एडजेक्टेंट है। ठीक है, मतलब ब्रशिंग आपको करनी है, उसके अलावा आप माउथ वॉश कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं विच कम अंडर 5 मार्क्स, जहां बताया गया है अभ्यंग एज अ हेल्थ प्रमोटिव मेजर। अभ्यंग यानी कि तेल मालिश, इसकी परिभाषा को स्टडी करें तो शरीर पर तेल लगाकर संपूर्ण शरीर की मालिश करना अभ्यंग कहलाता है। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय में वायु का अधिक प्रभाव होता है, इसलिए त्वचा हेतु अभ्यंग श्रेष्ठ है, मतलब त्वचा वाला अभ्यंग जो है सबसे अच्छा माना गया है। दिनचर्या में स्थान देखें, अभ्यंग को आयुर्वेद में दैनिक दिनचर्या का अभिन्न भाग माना गया है। शिरो अभ्यंग, कर्णपूरण, पाद अभ्यंग पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार से इसका यहाँ उल्लेख किया गया है। अगर हम तेल के प्रकारों को स्टडी करें तो तिल तेल, घृत, सुगंधित तेल, औषधीय तेल, इन सब का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगर हम मात्रा अनुसार अभ्यंग का प्रभाव देखें, ठीक है, इसका रेफरेंस कहाँ दिया गया है, सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के 24 चैप्टर में दिया गया है, जहाँ पे 300, 400, 500, 600 मात्रा के अनुसार रोमकूपों में, त्वचा में, रक्त में, मांस में, इसको ऊपर ऊपर स्टडी कर लें, दैट दिस इज नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। निष्कर्ष, जितनी अधिक मात्रा से अभ्यंग किया जाए उतनी गहराई से उसमें जो है पोषण जो है प्राप्त होता है। अब अभ्यंग को हम एज अ हेल्थ प्रोमोटिव मेजर देखें तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखें तो अभ्यंग जो है इज अ थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर रूटीन एक्सप्लेन्ड इन दिनचर्या प्रकरण फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड लॉन्गेविटी। अगर हम लाभ की बात करें तो दोष संतुलन में, मानसिक शांति में, रक्त संचार में, बल वर्धन में, निद्रा वर्धक में, त्वचा पोषण में, इन सब में इसके लाभों को जो है स्टडी किया जाता है। और